जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद अपनी यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन जैक रूसो के बारे में। रूसो में पढ़ने से पहले हम लोग प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक इनके बारे में पढ़ चुके हैं। और आज का टॉपिक है रूसो। जो रूसो का जीवन कार्यकाल था 1712 से लेकर 1778 ईस्वी के बीच में था। इसका जन्म जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसके जन्म के समय ही इसकी माता की डेथ हो गई थी और इसके पिता एक घड़ी साज थे, मतलब घड़ी बनाने वाले थे। दांते जर्मिनो इनको संज्ञा देता है, एकांत आवारा की संज्ञा देता है। रूसो को आधुनिक युग का समुदायवाद का प्रणेता माना जाता है। प्राचीन काल में अरस्तु को समुदायवाद का प्रणेता माना जाता था और रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कट्टर समर्थक भी माना जाता है। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति 1789 का आध्यात्मिक पिता, मतलब 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी फ्रांस की, उसमें से एक अग्रदूत के रूप में माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कराने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। एडमंड बर्ग कहता है कि एडमंड बर्ग ने रूसो को राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात कहा है। रूसो के लेख व पुस्तकें, रूसो के लेख जो थे डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस 1749 में आए थे। फिर उसके बाद आया था इसका एकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा पुरस्कृत किया गया था। इससे जो पुरस्कार मिला था इस पर, इस लेख को लिखने के द्वारा, वो एकेडमी ऑफ डिजोन के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद इसका दूसरा लेख आया था डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1754 में आई थी। फिर इसके बुक आए थे। इसकी बुक जो थी ए डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755 में आई थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1762 में आई थी। इस पुस्तक की पहली पंक्ति में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हो जाता है। और अंतिम पंक्ति में लिखा है मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मतलब अगर एक मान लीजिए एक पुल है और ये पुल है, अगर ये कोई व्यक्ति इधर से जाना चाहता है और ये पुल डैमेज है, तो सरकार इस पर पाबंदियां लगा सकती है कि व्यक्ति इधर से नहीं जा सकता है, तो वही व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। द इमाइल, इसकी एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है द इमाइल, जो 1762 में आई थी। द इमाइल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोनों 1762 में आई थी। और इस पुस्तक में यह पुस्तक शिक्षा पर लिखी गई थी, ऑन एजुकेशन। इसका नारा था प्रकृति की ओर लौटो। रूसो कहता है कि जो आधुनिकता आई है, जो विकास हुआ है समाज में, ये हमारे गुलाम होने का कारण है। और ये इमाइल में लिखता है कि इमाइल के अनुसार ईश्वर सब कुछ अच्छा ही बनाता है, यह मनुष्य है जो बुरे का निर्माण करते हैं। और इसकी चौथी पुस्तक है द कन्फेशन ऑफ रिवाइट्स ऑफ सॉलिटरी वाल्कर। ये दोनों पुस्तक उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई थी। द कॉन्फेशन और द कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड 1772, ये दोनों इसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई थी। ये लिखा गया था 1772 में। ये केवल पुस्तक थी जो ऑन द कॉन्फेशन ऑफ रिव्यू, ये केवल इसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित की 1772 में कर दी गई थी। वान के अनुसार, वान लिखता है रूसो के बारे में, रूसो के साहित्य के पहले चरण में विद्रोही व्यक्तिवाद दिखाई देता है, तो बाद के चरण में विद्रोही समष्टिवाद या समूहवाद। डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस 1749 में आई थी। इसमें लिखता है कि मनुष्य का स्वभाव अनिवार्य रूप से अच्छा होता है, जो मनुष्य है वो अनिवार्य रूप से अच्छा है, पर समाज ने उन्हें भ्रष्ट बनाता है। पुनर्जागरण काल में तर्क, विज्ञान, विवेक का जो विकास हुआ है, रूसो ने उसे सरल मानव स्वभाव के लिए घातक माना है। तर्क के प्रति विद्रोह करते हुए उन्होंने लिखा कि चिंतनशील पशु एक पतित पशु है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में लिखता है असमानता का उद्भव का आधार निजी संपत्ति का उत्तरदायी ठहराया है। मतलब जो समाज में असमानताएं आई है, उसका मेन कारण है कि निजी संपत्ति लोगों की हो गई। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक भद्र मानव प्राणी था, भद्र प्राणी था, न अच्छा था न बुरा था, न झगड़ालू था न आध्यात्मिक था। जितना मानव स्वभाव से चरित्रहीनता और उत्तरदायित्व आज के समाज पर है,
मानव स्वभाव से अच्छा है, परंतु उसकी सामाजिक समस्याओं ने उसे दुष्ट बना दिया है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास न भाषा थी, न कला थी, न ही विज्ञान था। न मनुष्य सुखी थे, न दुखी थे। यह भद्र जंगली तर्क से निर्देशित न होकर दो मूल प्रवृत्तियों से निर्देशित होते थे। एक पहला था आत्म प्रेम था और दूसरा सहानुभूति था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किन दो मूल प्रवृत्तियों के बारे में रूसो ने चर्चाएं की है। तो एक आत्म प्रेम था जो आत्म संरक्षण के लिए मूल प्रवृत्ति थी, और दूसरा सहानुभूति, दूसरों के प्रति उनकी उदारता थी। रूसो का एक प्रसिद्ध कथन है कि प्रथम मनुष्य जिसने कुछ भूमि को घेर कर यह 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 कहा कि यह मेरी भूमि है, और उस पर विश्वास करने वाले कुछ लोग मनुष्य मिल गए, और वास्तव में नागरिक समाज का संस्थापक था। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने कुछ भूमि को घेर लिया और इसने कहा कि ये भूमि मेरी है, और कुछ व्यक्ति और भी थे जिनने मान लिया कि ये भूमि इनकी है, तो वही कार्य नागरिक समाज का संस्थापक था। रूसो को आधुनिक समाजवाद का आध्यात्मिक प्रणेता भी कहा जाता है। रूसो ने समानता को दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक असमानता और परंपरागत असमानता। तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि रूसो ने अज्ञानता को किन दो भागों में बांटा था। एक प्राकृतिक असमानता थी, एक परंपरागत असमानता। प्राकृतिक असमानता क्या हुई? प्राकृतिक असमानता जैसे इंसान कोई गोरा है, कोई काला है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, तो ये क्या है? प्राकृतिक है। और परंपरागत समानता क्या है? जैसे भारत में एक अछूत जाति है, उसकी अभी बहुत सारे समाज में आप देखेंगे कि लोग एक ही गिलास में पानी नहीं पीते। बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो निचली कास्ट का होता है तो उसके लिए अलग से बर्तन रखे जाते हैं। तो ये परंपरागत असमानता है। परंपरागत समानता जैसे महिलाएं पुरुष जितना कार्य नहीं कर सकती हैं, उनके जितना तर्क नहीं कर सकती है, तो ये क्या है? ये परंपरागत असमानता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखता है कि इस पुस्तक में लिखता है कि मैं यह पता करना चाहता हूँ कि क्या कोई टिकाऊ और वैध प्रशासन हो सकता है जिसने मनुष्य जैसे है वैसे ही रहे। इस प्रकार रूसो ने अपनी इस पुस्तक में वैकल्पिक आदर्श राज्य की खोज करता है। रूसो की सामान्य इच्छा। रूसो की सामान्य इच्छा दो प्रकार की इच्छाएं बताता है रूसो। एक एक्चुअल विल बताता है, एक रियल विल बताता है। एक्चुअल विल क्या है? यह स्वस्वार्थ आत्म प्रेम पर आधारित है। एक्चुअल विल है ये केवल अपने बारे में सोचती है, लेकिन जो रियल विल है ये जन कल्याण पर आधारित है। जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी एक रियल विल उनकी थी, वो समाज के बारे में सोचते थे। नेल्सन मंडेला, ये इन लोगों की रियल विल थी। मार्टिन लूथर किंग, इन लोगों की जो इच्छाएं थी वो रियल विल थी। लेकिन अब आप वहीं पर देखेंगे, बाबर को देखेंगे, औरंगजेब को देखेंगे, तो ये एक्चुअल विल के रूप में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि यही है। और सभी रियल विल जनरल विल होती हैं, सामान्य इच्छाएं होती हैं। ग्रीन ने लिखा है कि सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है। सामान्य इच्छा के दो भाग हैं। एक है सामान्य व्यक्ति की इच्छा होती है, एक सामान्य विवेक पर आधारित विवेकशील इच्छा, यह गुणात्मक होती है। ड्यूगिट लिखता है कि रूसो जेकोबियन निरंकुशतंत्र व सिजेरियन तानाशाही का जनक है, जिसने कांट व हेगेल के निरपेक्ष सिद्धांतों को प्रेरित किया। अब देखते हैं कि कितने लोग हैं, कितने थिंकर ऐसे हैं जो सामान्य इच्छा का विरोध संभव नहीं है, मतलब सामान्य इच्छा का विरोध नहीं करते हैं। जिसमें है ड्यूगिट है, टेलमॉन है, अल्फ्रेड कॉबन है। इन्हें आधुनिक निरंकुशतावाद का संस्थापक कहते हैं। जो रूसो है उसे ड्यूगिट, टेलमैन, अल्फ्रेड कॉबन ने आधुनिक निरंकुशतावाद का संस्थापक कहते हैं। इसका कारण सामान्य इच्छा का विरोध करना संभव नहीं है। टेलमैन अपनी पुस्तक में लिखता है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी 1960 में लिखते हैं कि रूसो 20वीं सदी के सर्वाधिकारवाद का बौद्धिक अग्रदूत है। अल्फ्रेड कॉबन लिखता है कि तानाशाही सामान्य इच्छा की लोकतांत्रिक सिद्धांत का तार्किक एवं ऐतिहासिक परिणाम है। बेंजामिन कांस्टेंट लिखता है कि रूसो को प्रत्येक प्रकार के अधिनायकवाद का सबसे भयानक मित्र कहा गया है। सामान्य इच्छा के प्रशंसक और आलोचक भी पूछे जाते हैं कि सामान्य इच्छा के प्रशंसक कौन है, और सामान्य इच्छा के आलोचक विचारक पूछे जाते हैं। प्रशंसक में इसके विचारक हैं रूसो को प्रजातंत्र के सिद्धांतों का प्रणेता मानते हैं।
इसमें वेपर है, बर्गसन है, लास्की, मूरे, वाहन आदि। वहीं पर इसके आलोचक हैं, ये रूसो को निरंकुश कहते हैं। इसमें होकर है, होकर, हेकर, बारकर, डिग्वी आदि। सामान्य इच्छा की विशेषता क्या है? सामान्य इच्छा की 4 विशेषता बताया है। सामान्य इच्छा में एकताएं होती है, जैसे गांधी जी को आप देख लीजिए, एकता थी, अस्थायित्व था कि भारत को आजाद कराना है, उनका एक औचित्य भी था अपना, और उनकी एक संप्रभुता भी थी जिसके खिलाफ वो अहिंसा के खिलाफ नहीं जा सकते थे। सामान्य इच्छा से संबंधित सिद्धांत। सामान्य इच्छा, जो सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उसे पालन के लिए बाध्य किया जाएगा, अर्थात स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसी सिद्धांत के कारण रूसो को फांसीवाद का दार्शनिक पिता भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछे फांसीवाद का दार्शनिक पिता किसे कहा जाता है, तो रूसो को कहा जाता है। रूसो लिखता है कि ब्रिटेन के जो लोग हैं वो 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। जब वहां का इलेक्शन होता है तब वहां पर केवल 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। वैसे ही अगर आप भारत में भी देखेंगे तो वही है, भारत में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा ही कहा जा सकता है कि भारत में भी रूसो की अगर स्टेटमेंट देखा जाए, ब्रिटेन के लोग, यहाँ भारत के लोग भी 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं अपनी सरकार को चुनने के बाद लिए। फिर उसके बाद जितने भी अधिकार होते हैं वो सारे अधिकार सरकार को दे दिए जाते हैं, उस विशेष पार्टी को दे दिए जाते हैं। रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मुख्य पृष्ठ पर शीश कटे लेवियाथन का चित्र है। जो लेवियाथन था उसका जो चित्र था ऐसे था, इसमें जो इसकी भुजाएं थी, ऐसे तलवारें थी। तो इसमें जो व्यक्ति थे ये छोटे छोटे व्यक्ति थे और ये सारी अपनी शक्तियां इस लेवियाथन को देते हैं। लेकिन यही कहा जाता है कि जो रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है उसमें जो शक्तियां हैं वो सभी व्यक्तियों को दी गई हैं, और उसमें शीश कटे लेवियाथन की कोई भी प्रासंगिकता नहीं है। वही कहता है कि शीश कटे लेवियाथन का चित्र है, जिसका तात्पर्य है कि संप्रभुता एक व्यक्ति या अंग में विशेष में नहीं बल्कि समस्त समुदाय में, यानी उसका कोई भी चेहरा नहीं है। मतलब जो संप्रभुता है वो सभी समस्त व्यक्तियों में निवास करती है। जो हॉब्स का था जो लेवियाथन था वो केवल एक व्यक्ति लेवियाथन ही सबका प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हर्नशा कहता है कि रूसो का प्रभु सत्ताधारी हॉब्स का शीश कटा लेवियाथन है। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है कि हर्नशा ने कहा है कि रूसो का प्रभु सत्ताधारी हॉब्स का शीश कटा लेवियाथन है। रूसो को लोकप्रिय प्रभुसत्ता और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक भी कहा जाता है। अब हॉब्स व लॉक व्यक्तिवादी थे, जो हम लोग इसके पहले हॉब्स और लॉक को पढ़ चुके हैं, ये व्यक्तिवादी थे। वही रूसो समुदायवादी था, क्योंकि हॉब्स देखेंगे आप अपनी शक्तियां सारी लेवियाथन को देता है, ऐसे ही लॉक भी करता है, लेकिन जो रूसो है अपनी संप्रभुता की सारी शक्तियां समुदाय को देता है। लॉक बहुमत आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के समर्थक थे, जबकि रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक था। संप्रभुता संबंधी रूसो के विचार थे। संप्रभुता संबंधी रूसो के जो विचार थे, जो रूसो की संप्रभुता हॉब्स की संप्रभुता की भांति थी कि अगर दे दी गई, जैसे असीमित है, जो लेवियाथन था हॉब्स का, उसकी जो संप्रभुता थी वो असीमित थी, वैसे ही रूसो की भी है असीमित संप्रभुता, अमर्यादित, अपरिवर्तनीय, अविभाज्य, अदेय, अस्थानांतरणीय है। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रणेता भी है। हॉब्स ने जब जीवन रक्षा व शांति के लिए मनुष्यों के सारे अधिकार स्वतंत्रताएं लेवियाथन को सौंप दी, तो रूसो ने इसके विरोध में लिखा है। जब हम लोग हॉब्स को पढ़ रहे हैं तो हॉब्स ने सारी जो स्वतंत्रताएं हैं वो लेवियाथन को सौंप दी कि लेवियाथन जो चाहे वो कर सकता है। तो वही कहता है कि शांति तो कारागृह में भी पाई जाती है, तो क्या वे रहने लायक जगह होती है? ये किसका स्टेटमेंट है? रूसो का। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राकृतिक समझौता था क्या था। ये मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानता है। जो रूसो है मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानता है। जिसमें वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव का स्वभाव कैसा था। पहले बताता है कि मानव एक भद्र पशु था, मतलब नोबेल सीवेज था, मतलब भद्र मतलब परोपकार था, पशु मतलब आत्म प्रेम था उसके अंदर। उसकी 2 मूल प्रवृत्तियां थी, एक थी स्वप्रेम, दूसरी थी सहानुभूति या परोपकार, दूसरा था स्वप्रेम या आत्म प्रेम।
हमें आवारा, अज्ञान, भोलापन व गरीबी लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। रूसो कहता है हमें हमारी अज्ञानता, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी लौटा दो और हम स्वतंत्र हो जाएंगे, जो वर्तमान में कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सकता है। कोई भी प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाना चाहेगा अपनी सुख सुविधाओं, भोग विलासता के जीवन को छोड़कर। रूसो के दो प्रसिद्ध वाक्य हैं जिसमें कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो। रूसो कहता है कि हम सभी लोगों को प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। फिर वाल्टेयर ने इसकी आलोचना करता है। वाल्टेयर कहता है कि आलोचना करते हुए कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद मेरी इच्छा है मैं हाथों से व पैरों से चलूं। मतलब आप देखेंगे कि जब हिस्ट्री पढ़ा जाता है तो हिस्ट्री में कहा जाता है कि मनोबल एक बंदर के समान था, हाथ रख के ऐसे ऐसे चलता था। तो वही वाल्टेयर इसकी आलोचना करता है। फिर दूसरा है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है पर जंजीरों से जकड़ जाता है। इसके सामाजिक समझौते का कारण बताया। एक प्राकृतिक अवस्था, एक नागरिक समाज है। प्राकृतिक अवस्था में क्या थे, जब शुरू में मानव थे, स्टार्टिंग में प्रकृति के बीच में रहा करते थे, तो उस समय क्या थी, उसमें जो जनसंख्या थी अल्प थी। आज वर्तमान में देख लीजिए जनसंख्याएं कितनी है। दुनिया की पहली जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की हो गई 140 करोड़। वहीं पर यहाँ अब वर्तमान में क्या है, विशाल जनसंख्या हो गई है। पहले क्या थी, प्राकृतिक प्रचुरता थी, मतलब प्राकृतिक फल सब्जियां, फल वगैरह जो इतने अधिक हुआ करते थे कि वो इंसानों से भी अधिक हुआ करते थे। उसे जानवर भी खा के अपने जीवन को सर्वाइव कर पाते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी सबको प्राकृतिक प्रचुरता नहीं मिल पाती। अभी वर्तमान में क्या देखेंगे, वर्तमान में मिलावटी चीजें देखेंगे। इतनी ज्यादा मिलावटी चीजें आ गई हैं। और वहीं पर फिर श्रम की आवश्यकता नहीं थी, पहले इतनी मेहनत की भी आवश्यकता नहीं थी। जब प्राकृतिक अवस्था थी तो उसमें सारी चीजें प्रकृति में अवेलेबल होती थी, खाने पीने की चीजें। लेकिन अब बिना श्रम के आप अपने जीवन को सरवाइव नहीं कर सकते हैं। पहले प्राकृतिक समानता थी, अब कानूनी समानता है। कानून सबके मध्य समानता करता है। पहले प्राकृतिक स्वतंत्रता थी, अब नागरिक स्वतंत्रता है। अब आवश्यकता के अनुसार प्रकृति में भंडार से कुछ भी प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब संपत्ति व सुरक्षा की भी कानून के द्वारा ही हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। स्त्री और परिवार संबंधी रूसो के विचार थे। रूसो के अनुसार पुरुष को स्त्री पर शासन करना अनिवार्य होता है ताकि वह चरित्रवान व शुद्ध बनी रहे। हेगेल भी यही कहता है कि स्त्रियों पर पुरुष को शासन करना अनिवार्य होता है। रूसो जो था पितृसत्तात्मक समाज का समर्थक था। अरस्तु के समान रूसो भी परिवार को समाज का प्रथम स्वरूप मानते थे। महान उदारवादी नारीवादी लेखिका मैरी वोllस्टोनेक्राफ्ट ने अपनी कृति ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में रूसो की आलोचना की थी। रूसो ने नारी संबंधी विचारों की आलोचना की थी। रूसो को आधुनिक राष्ट्रवाद का बौद्धिक पितामह कहा जाता है। ये पूछा गया है कि हॉब्स की आलोचना किस महिला लेखिका ने किया था, तो मैरी वोllस्टोनेक्राफ्ट ने किया था। मैरी वोllस्टोनेक्राफ्ट की महत्वपूर्ण पुस्तक है ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। रूसो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 बताई थी। वहीं पर हम अरस्तु को पढ़ते हैं, अरस्तु या प्लेटो को पढ़ते हैं, तो उसमें आदर्श राज्य की जनसंख्या 5,054 कुछ ऐसे समथिंग बताई थी। जीडीएच को लिखता है, कहता है कि रूसो को राजदर्शन का पिता कहा तथा सोशल कॉन्ट्रैक्ट को राजदर्शन के ऊपर लिखा महानतम ग्रंथ कहा। ये स्टेटमेंट लिखवाने का बस इतना सा तात्पर्य है कि ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चैपमैन व देराथे लिखते हैं, रूसो को व्यक्तिवाद का महान चैंपियन मानते हैं। वान लिखता है कि रूसो को सामूहिकतावादी समझते हैं। कार्ल पापर, रूसो को रोमांटिक सामूहिकतावाद कहा जाता है। लुसियो कोलेटी की बुक है फ्रॉम रूसो एंड लेनिन, 1772 में आई थी। इसमें लिखते हैं कि रूसो का चिंतन पूंजीवाद और पूंजीवादी समाज का वितरण है। लियो स्ट्रास
महत्वपूर्ण थिंकर है। रूसो को राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर का प्रवर्तक कहा है। अब हम लोग 3 पढ़ चुके हैं, हॉब्स को भी पढ़ चुके हैं, लॉक को भी पढ़ चुके हैं और रूसो को भी पढ़ चुके हैं। अब इनके हम कंपैरिजन कर लेते हैं। जो पहले मानव प्रकृति का स्वभाव कैसा था, ये बताता है, हॉब्स बताता है कि मानव का जो स्वभाव है वो स्वार्थी है, हृदयहीन है, झगड़ालू है। बट लॉक बताता है नहीं, मानव का जो स्वभाव है विवेकशील प्राणी है, बौद्धिक प्राणी है। बट रूसो बताता है कि नोबेल सीवेज था, कि मतलब भोलापन था, विवेकशील था, सरल स्वभाव का था। और प्राकृतिक दशा कैसी थी, हॉब्स बताता है कि मानव प्रकृति के समय में एकांकी था, बर्बर था, झगड़ालू था, भय व जंगली झगड़ालू अवस्था में रहता था। लेकिन लॉक कहता नहीं, शांति था, मानव का जीवन सद्भावना था, पारस्परिक सहयोग था। और रूसो भी बताता है कि सुख था, शांति का वातावरण था प्राकृतिक अवस्था में। अब प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं। एकमात्र आत्मरक्षा का अधिकार ही, आत्मरक्षा का अधिकार हॉब्स जो बताता है कि व्यक्ति के पास केवल आत्मरक्षा का अपना अधिकार था। लेकिन वही लॉक बताता नहीं, 3 स्वतंत्रताएं बताता है, जीवन की स्वतंत्रता और संपत्ति। और यहीं पर रूसो बताता है प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्रभुसत्ता का स्वरूप कैसा था, सर्वोच्च और पूर्ण प्रभुसत्ता थी। हॉब्स का लेवियाथन जो था उसी के पास सारी प्रभुसत्ता थी। लेकिन लॉक बताता है नहीं, सीमित संप्रभुता थी, सरकार एक ट्रस्ट के रूप में कार्य करता था, ट्रस्ट मतलब सरकार के रूप में कार्य करता था। और रूसो बताता है नहीं, जो संप्रभुता थी वो पूर्ण थी, अविभाज्य थी, अदेय थी। और उपयुक्त राजनीतिक सिद्धांत जो था वो पूर्ण सत्तावाद विरोध का अधिकार नहीं था इसमें। जो राजनीतिक सिद्धांत इसमें हम कहते हैं कि लास्ट में, तो हॉब्स कहता है कि लेवियाथन के विरोध करने का अधिकार नहीं है किसी के पास। लेकिन नहीं, लॉक मानता है कि विरोध का अधिकार है आपके पास। संविधान क्रांति विरोध के अधिकार को मान्यता देती, अगर सरकार आप पे सही अनुसार से शासन करती है तब उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। अगर सरकार निरंकुश होती है तो आपको विरोध करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। और ये रूसो कहता है कि जो सिद्धांत लोकप्रिय थी, प्रभुसत्ता था, विरोध का अधिकार आवश्यक नहीं था। इसी के साथ हमारा ये रूसो भी खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट थिंकर को पढ़ेंगे। जय हिंद।